I have this question in mind, like how do we choose a university? We know when we are applying over there, which one to target, which one to like look for the graduate program. So how do we choose it? मैं तो कहूंगा कि फुली फंडेड जो प्रोग्राम्स हैं तो और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में मास्टर्स लेवल पे ज्यादातर, नॉट ऑल, मेरा ख्याल है कि कोई तकरीबन 60-70% प्रोग्राम्स फंडेड होते हैं। और Mm-hmm. पीएचडी लेवल पे तो मैं कहूंगा कि 99%। थोड़ा बहुत ज़ाहिर है कि इसमें टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, फर्क हो सकता है, लेकिन मेरा एक गैस है। तो अब अगर अमेरिका की 95% यूनिवर्सिटीज भी आपको अगर फुली फंडेड प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं, यानी जो कि मेरा ख्याल है कम से कम 400-500 यूनिवर्सिटियां तो होंगी ही सही ना, जो कि है पीएचडी इंग्लिश फुल फंडिंग के साथ आपको ऑफर करेंगी। ठीक है। इसी तरह से मास्टर्स के भी मेरा ख्याल है कि 300-400 यूनिवर्सिटियां अगेन ऐसी होंगी जो एमए इंग्लिश या एमए क्रिएटिव राइटिंग या एमए लिंग्विस्टिक्स आपको, या बाकी जो डिसिप्लिन हैं सोशल Mm-hmm. साइंसेस के, फुली फंडेड। और ये लिखा हुआ होता है यूनिवर्सिटीज के एडमिशन पेज के ऊपर, जब आप जाते हैं तो लिखा हुआ होता है कि वी ऑफर फुल फंडिंग। इसके फिर डेटाबेसेस भी हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के लिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए। मसलन अगर आप लिंग्विस्टिक्स के जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम्स हैं उनका डेटाबेस आपको मिल जाएगा, इंग्लिश के लिए मिल जाएगा, जनरली जो जो हम लिटरेचर के प्रोग्राम्स कंसीडर होते हैं। तो कोशिश करें कि आप फुल फंडिंग वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनमें वो करें। अमेरिका में अमूमन ये कहा जाता है कि पीएचडी और मास्टर्स में एडमिशन का मतलब है आपको जॉब मिल गई है। ठीक है। क्योंकि और ये बहुत कम लोगों को पाकिस्तान में पता होता है। ये अगेन अमेरिका की बात है। कनाडा में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स होते हैं, पीएचडी में फुली फंडेड प्रोग्राम्स भी कुछ जगहों पे होते हैं। लेकिन ये है कि अमूमन ये है कि आपको फी काफी पे करनी पड़ रही होती है। तो यहाँ पे लोग आते हैं और तरह के उसके साथ आते Mm-hmm. हैं, माइंड के साथ। एक तो ये है कि वो लोग आते हैं जो पे कर सकते हैं, दूसरा ये है कि वो लोग जिनका फिर फ्यूचर में ये होता है कि हम इधर ही सेटल हो जाएंगे कनाडा के अंदर, तो बच्चे उस सेंस से भी आते हैं। फिर कुछ बच्चे अंडर ग्रेड लेवल पे या अंडर ग्रेड, खैर अमेरिका में भी कोई इतना फंडेड नहीं होता, मास्टर्स और पीएचडी ज्यादा होता है। तो कुछ लोग इस सेंस से भी आते हैं कि मसलन जिसको अमेरिका में एडमिशन नहीं मिला वो कनाडा में एडमिशन ले लेते हैं, उधार वगैरह लेके यहाँ पे आ जाते हैं। और Right. बाद में यही होता है कि हम यहाँ पे किसी तरह से सेटल हो जाएंगे। यहाँ पे वर्क परमिट ज्यादा अरसे के लिए मिल जाता है, 3 साल के लिए मिलता है। अमेरिका में मेरा ख्याल है 1 साल के लिए मिलता है। तो मुख्तलिफ ज़ाहिर रीजंस हैं, लेकिन बहरहाल कनाडा में ज्यादातर जगहों पे, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो परसेंटेज है वो उलट है। कि मसलन वहां पे अगर 4-5% ऐसी जगह होंगी जहाँ पे फुल फंडिंग नहीं होगी, यानी अमेरिका में, तो यहाँ पे कनाडा में 4-5% जगह ऐसी होंगी जहाँ पे फुल फंडिंग होगी। ज्यादातर पे आपको फी देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे फिर अर्निंग के चांसेस ज्यादा होते हैं वगैरह वगैरह। Right. और जो डिफरेंस है वो ये है कि अमेरिका में वो डिपार्टमेंट आपको एंगेज कर लेता है 20 आवर्स के लिए। ठीक है। Mm-hmm. फंडिंग आपको डिपार्टमेंट दे रहा होता है, स्टाइपेंड भी दे रहा होता है, आपकी ट्यूशन फी भी 100% अगेन ज्यादातर जगहों पे आपको वेव ऑफ हो जाती है। लेकिन वो आपसे काम ले रहे होते हैं, तो आपको बाजू Right. का टीचिंग करनी पड़ रही होती है, बाजू का आप रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, कभी लैब में काम कर रहे होते हैं प्रोफेसर के साथ, यानी अगर साइंसेस के स्टूडेंट हैं आप। Mm-hmm. तो मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि उसकी उन्होंने अमेरिका में सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जिसमें यह है कि आपको एडमिशन उन्होंने दे दिया। अब वो चाहते हैं कि बजाय इसके कि आप जॉब ढूंढते रहें, कहीं पे वेटर लगे हुए हों, उबर चला रहे हों, कोई और जॉब्स बाहर कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी में ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हुई हैं, जॉब्स क्रिएट की हुई हैं, और Mm-hmm. उसमें आपको वो लगा देते हैं। तो वो स्पेस एक मौजूद है कि इतने परसेंट जो हमारे बच्चे आएंगे एमए और पीएचडी लेवल पे, उनके लिए हमने ये करना है। तो फंडेड प्रोग्राम्स में जाना चाहिए। कनाडा में थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिवर्सिटी वो जॉब नहीं देती, लेकिन 20 आवर्स आपको अलाउ किया जाता है। अब वो बाहर जॉब ढूंढ लेते हैं और मिल जाती हैं जॉब्स यहाँ पे भी। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली सुना है, रूल्स ज़ाहिर चेंज होते रहते हैं, रिसेंटली सुना है कि यहाँ पे इन्होंने अनलिमिटेड आवर्स कर दिए हैं। अच्छा. आई होप इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन मैंने ये ऑथेंटिक कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है किसी से। और बल्कि पहले मैं सुन रहा था कि 30 आवर्स की हैं पर वीक, आप काम कर सकते हैं। और कल परसों ही मुझे कोई दोस्त बता रहे थे कि नहीं, अनलिमिटेड आवर्स कर दिए हैं स्टूडेंट्स के लिए, कि वो अपनी स्टडी आवर्स के बाद काम कर सकते हैं जहां भी जितने घंटे भी करना चाहें। Mm-hmm. सही. तो लेकिन लेकिन अगेन ये 20 आवर्स का तो मुझे कंफर्म है। तो लेकिन फिर भी मेरा ये ख्याल है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है
और हम्म आपको जाहिर है कि कनाडा में अगर आप या किसी भी सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, अच्छे खासे पैसे आपके पास होने चाहिए, तब आप अमेरिका या कनाडा जा सकते हैं। लेकिन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एमए और पीएचडी में फंडेड प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है तो एक तरह से वो स्कॉलरशिप है, जैसे आपको एचईसी का फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल गया हो, तो आपको लेटर मिल जाता है। ऑल यू हैव टू डू इज परचेज अ टिकट, आपको एयर टिकट हम्म लेना होता है। बाकी जो है आपकी ट्यूशन फी वेव्ड है, और शहर के मुताबिक आपकी लिविंग कॉस्ट एक इंडिविजुअल की वो आपको यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड के तौर पे दे रही होती है। मसलन कुछ जगहों पे $1200 पर मंथ मिल रहे होते हैं, कुछ पे $1500 मिल रहे होंगे। वो डिपेंड करता है कि आप मसलन न्यूयॉर्क सिटी में हैं या किसी छोटे या लिविंग ऐसे शहर में है जहाँ पे लिविंग कॉस्ट कम है। तो वो फिर जहाँ पे कम है तो वहाँ वो कम स्टाइपेंड मिल रहा होता है, जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे ज्यादा मिल रहा होता है। अमूमन कोशिश ये होती है यूनिवर्सिटी की कि आपको इतने पैसे दे दिए जाएं कि आप रेंट पे कर सकें, और साथ में जो आपकी ग्रॉसरी वगैरह है, जो हम्म ट्रांसपोर्टेशन है, बेसिक नेसेसिटीज आपकी वो हो जाए कवर। बहुत सारी जगहों पे आपको हम्म ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाती है, और हेल्थ कवरेज भी, जो बेसिक हम्म हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी यूनिवर्सिटी आपको दे देती है उसी पैकेज के दैट्स अंदर। यूजुअली द फर्स्ट थिंग दे गिव, जैसे ही आप प्लान जी करते हैं तो दे गिव यू जी। दैट हेल्थ इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग। हाँ, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको फुली फंडेड प्रोग्राम्स में जाना चाहिए, लेकिन अगेन ये है कि क्या फुली फंडेड प्रोग्राम्स आपको लेने के लिए भी तैयार होंगे कि नहीं होंगे, यानी क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो रियलिस्टिक होना यस। चाहिए। मतलब मैं देखता हूँ मेरे स्टूडेंट्स बाज औक़ात आईवी लीग स्कूल्स में सिर्फ अप्लाई कर रहे होते हैं, टॉप की जो अच्छा। यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है जी, टॉप 20 में करना है, यानी आईवी लीग के अलावा एमआईटी, स्टैनफोर्ड और इस तरह के जो इदारे हैं ना, उनसे हम्म बाहर नहीं जाना है, यानी ऐसे स्कूल्स में अप्लाई करना है वी जो वांट टू गो टू प्रेस्टिजियस, द क्रेन, हमें ऊपर जाना जिनका हमने है। वहां पे नाम सुना हुआ होता है बहुत ज्यादा, और काबिल है, आपका 4/4 सीजीपीए है या थ्री आर्ट्स एंड पॉइंट एट ह्यूमैनिटीज है। में तो किसी का भी आई डोंट थिंक सो कि हाँ हाँ, 4/4 लेकिन होगा। अगर अगर है कोई एक्सेप्शनल है, और आपका हम्म एसएपी पे सॉरी एसओपी पे आपने बहुत ज्यादा काम मेहनत की हुई है, आपका हम्म एकेडमिक राइटिंग सैंपल भी कोई बहुत कमाल का है, हम्म ये सारी चीजें, आपका सीवी भी इम्प्रेसिव है, तो अप्लाई करना चाहिए। तो बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है बहुत अच्छी जगहों पे, टॉप की यूनिवर्सिटीज। एक तो ये है कि मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे प्रेस्टीज या नाम को अगर सामने ना रखा जाए ना, तो सारी हम्म ही अमेरिका की ज्यादातर यूनिवर्सिटियां बहुत अच्छी हैं, जिनमें आप हम्म अप्लाई, जो फुल फंडिंग आपको दे रही है ना, मेरा ये ख्याल है कि वो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अगर आपको पे नहीं करना पड़ रहा तो इसका मतलब ये है कि उनका एक सिस्टम है एजुकेशन का, और एस्टेब्लिश्ड हैं, और फिर यहाँ पे रिसर्च 1 रिसर्च 2 और इस तरह की भी कैटेगरीज हैं, टीचिंग स्कूल्स अलहदा होते हैं। तो अगर आप सही। रिसर्च 1 यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो वो ऑलरेडी अच्छी यूनिवर्सिटी है। लेकिन इसके लिए जो अमूमन जो एडमिशन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि आप एक से ज्यादा में अप्लाई करें, तो और हम्म करें ये कि टॉप की 2-4 यूनिवर्सिटियां सेलेक्ट करें, 4-5 अपनी किस्मत आजमाने के लिए, लेकिन अपनी सारी एडमिशन फी उन यूनिवर्सिटियों पे ना लगा दें। आप टॉप की 4-5 करें, कुछ फिर दरमियान की, फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां जो ऐसे शहरों में हैं विच आर इन द मिडल ऑफ नो वेयर, ठीक है, जहाँ पे कम लोग जाना चाहेंगे। मसलन ये है कि कुछ यूनिवर्सिटियां होती हैं जो कल्चरली वाइब्रेंट होती हैं, या बीच टाउन्स होते हैं, या वेदर वाइज अच्छे टाउन्स होते हैं, तो सब वहां जाना चाहते हैं। मसलन एलए, बहुत सारे लोग हम्म दुनिया भर से वो चाहते हैं कि हमें मतलब हॉलीवुड के करीब हो, या वेस्ट कोस्ट है उस पे हो। कुछ लोगों का ये होता है कि हम ईस्ट कोस्ट पे जो एक यूनिवर्सिटी है माइंड उसमें सेट बनाया होता है, लाइक दे आर गोइंग जी विद द जी। फ्लो कि भाई हम जा रहे हैं तो वी आर हाँ गोइंग टू गो टू गोल्डन प्लेस। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो हैं वो जो बॉस्टन का एरिया है, जहाँ पे हम्म बॉस्टन यूनिवर्सिटी है, एमआईटी है, जहाँ पे हार्वर्ड है, ये जो टॉप के कुछ स्कूल्स हैं, हम्म बहुत सारे लोग अमेरिकी खुद भी वहाँ अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे जाहिर है कि कल्चरल लाइफ इतनी वाइब्रेंट होती है कि हम्म एक तो ये है कि आपके बेस्ट ब्रेन्स कहा जाता है, मतलब सपोज किया जाता है, अगेन इस पे मेरी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, कि हार्वर्ड में, एमआईटी में, तो इन इन शहरों में जहाँ पे ये यूनिवर्सिटियां हैं, टॉप के लोग आते हैं। तो वो फिर इसमें जो निस्बतन जो कम रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटियां होती हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं कि हम कम से कम बॉस्टन में तो होंगे ना। मतलब ये है कि हम ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे इर्द गिर्द जो कल्चर है, कि मतलब रेस्टोरेंट पे जाते हैं या किसी एजुकेशनल पार्टी में जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह पे, तो लोग हम्म जो इर्द गिर्द हमारे फिर रहे होंगे, वो वही लोग होंगे जो अगेन जो जो जीनियसेस समझे जाते हैं। तो एनीवे,
आप ऐसी भी कुछ यूनिवर्सिटियां जरूर सेलेक्ट करें जहाँ पे एप्लीकेशन रेट जो है वो कम होता है, या जहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट रिलेटिवली हायर होता है। तो ये भी आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। अब तो चीजें आसान हो गई हैं कि मसलन आपकी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट क्या है, समझ रहे हैं ना। तो ये यानी तो मेरा ये ख्याल है कि एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। इवन अमेरिकन कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स जो होते हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए, अमूमन वो, या इवन अंडरग्रेड के लिए भी 15-20 यूनिवर्सिटियां सेलेक्ट करते हैं, उनमें अप्लाई करते हैं। तो उनमें से हो सकता है किसी में भी ना हो, लेकिन ये है कि अगर 4-5 में हो जाए तो आप फिर वो सिलेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म यूज होती है बैकअप स्कूल। तो लोग ये कहते हैं कि ये मैंने फलां जो स्कूल है उसको बैकअप के तौर पे रखा हुआ है कि अगर मुझे फलां 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 में नहीं मिलता है एडमिशन, जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है उस स्कूल में हो, तो ये एक वो होता है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये चीजें कंसीडर करें। इसके अलावा ये है कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ से मुतालिक कौन सा डिपार्टमेंट है और वो कहाँ सिचुएटेड है। मसलन ये है कि सही। अगर आपकी एम फिल, क्योंकि पाकिस्तान में पीएचडी के लिए ज्यादातर बच्चे जो अप्लाई करते हैं उनकी एम फिल होती है, तो या एमएस हम्म। कहते हैं उसको। तो अगर आपकी एम फिल की जो रिसर्च है उससे रेलिवेंट एक प्रोफेसर बैठा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में, तो आपको उस जगह पे जरूर अप्लाई करना चाहिए। और एक कोशिश करें कि एक ईमेल रिलेशनशिप भी बिल्ड करें प्रोफेसर के साथ जो आपसे रेलिवेंट लोग हैं, उन्हें बताएं कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात उन प्रोफेसर्स का इंटरेस्ट होता है आपके काम में, क्योंकि ये भी होता है एडमिशन में कि देखें वो आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं, आपका ट्यूशन फी वेव ऑफ कर रहे हैं। अगर 10-15 हज़ार डॉलर ट्यूशन फी है पर सेमेस्टर, और वो टोटल कोई तकरीबन 60-70 हज़ार डॉलर बनती है, या 1 लाख डॉलर बनती है, तो आपके ऊपर यूनिवर्सिटी कोई 2, 2.5, 3 करोड़ अगर लगा रही है, इससे भी ज्यादा भी होता है बास केसेस में। तो वो चाहते हैं सही। ये देखना एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन कि व्हाट यू आर ब्रिंगिंग विद यू, कि आप क्या ला रहे हैं, नॉलेज हम्म। क्या है। क्योंकि आप नॉलेज ही ला रहे होते हैं, पैसे तो वो आपसे ले नहीं रहे। कोई तस्वीरें वैसे भी नहीं बनाना होती कि शक्ल को देखें, शक्ल अमूमन नहीं पूछी जा रही होती, ठीक है। तो वो नॉलेज वाइज आपको प्रूव करना होता है कि आप क्या ला रहे हैं यूनिवर्सिटी में। मतलब आप उनके स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेड लेवल पे अगर पढ़ा रहे होंगे, आप पीएचडी हैं, टीचिंग असिस्टेंट हैं, तो अगर आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो क्या आपके पास उतना इल्म है, एक चीज ये है। तो ये होता है कि, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अगर आपकी कोई ऐसी रिसर्च है एमफिल लेवल पे जो बहुत अच्छी है, डिफरेंट है, यूनिक है, ऐसे एरिया को आपने एक्सप्लोर किया जो यहाँ पे एक प्रोफेसर है जो आप समझते हैं कि जिसके इंटरेस्ट मैच करते हैं, उसको बताएं। हो सकता है कि वो आपको आपका वेट कर रहा हो एज अ स्टूडेंट, क्योंकि वो चाहता है कि आपसे सीखे। यहाँ पे जाहिर है, मसलन जैसे मैं अपने स्टूडेंट से बहुत ज्यादा सीखता हूँ, इसी तरह से कोई भी हम्म। अमेरिकन प्रोफेसर जो है वो भी, उसका भी इंटरेस्ट हो सकता है, वो भी ग्रो कर रहे होते हैं, उनका भी हो सकता है कि एग्जैक्टली। कल वो, तो ये चीज जरूर देखिए कि आपके डिपार्टमेंट की क्या स्टैंडिंग है आपके डिपार्टमेंट में। तो यानी जब आप यूनिवर्सिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उस वक्त लोगों की प्रोफाइल्स को देखें, उनके काम को देखें, और फिर अपना इंटरेस्ट और काम मैच करने की कोशिश करें, और फिर आप जाहिर है कि अप्लाई करते हैं। तो इसमें एक तो ये है कि रिसर्च बहुत ज्यादा करें। ये मैं अमूमन अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि भाई अगर आपने अमेरिका कनाडा में अप्लाई करना है, और तो पहले तो कोशिश करें खुद पे रिलाई करें, कंसल्टेंट के पास ना जाए। बहुत ज्यादा पैसे हैं तो चले जाए कंसल्टेंट के पास, वो आपको आम सी यूनिवर्सिटी में करवा देंगे, लेकिन वो फिर पैसे देने पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर हम्म। आप खुद करना चाहते हैं, जेन्युइन जगह पे जाना चाहते हैं, तो फिर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और अमूमन अमेरिकन जो कैंडिडेट्स हैं वो बीएस वगैरह, बीए वगैरह करने के बाद जॉब्स करते हैं, थोड़े बहुत पैसे एडमिशन फी वगैरह सिक्योर करते हैं, फिर हम्म। जॉब्स को छोड़ के, ऐसे भी मैंने बच्चे देखे हैं जो जॉब्स को छोड़ के 6 महीने के लिए सिर्फ एप्लीकेशन की तैयारी पे बैठ जाते हैं, ठीक है। यानी एप्लीकेशन सही। इतनी आसान नहीं है, और लोगों ने स्प्रेडशीट्स हम्म। बनाई हुई होती हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज लिखी हुई होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो सीजीपीए क्या चाहिए उनको, एसओपी में क्या चाहिए, उनका राइटिंग सैंपल कितने पेजेस का है, डेडलाइन क्या है, एडमिशन फी क्या है, उस स्प्रेडशीट पे सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ होता है। बड़ी रिसर्च करके हम्म। यानी आई थिंक 50 दैट्स यूनिवर्सिटियों मोर को। कन्वीनियंट वे। आपको खुद भी याद रहता है, आसान रहता है। जी आगे जी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी अगर सेक्शन बना लो, आपको सब पता होगा कि किधर जी, की क्या तो रिक्वायरमेंट है, बजाय बिल्कुल बार बार बिल्कुल एक्सप्लोर करें, बार बार वेब पेज बिल्कुल पे जाएं। बिल्कुल। तो मैं कह ये रहा हूँ कि इस पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। सही। यानी ये नहीं है टाइम इज कि मनी आल्सो। बिल्कुल आपको 4-5-6 महीने, यानी मसलन अभी अगर हम अभी की बात करें तो आज कल जो लाइंस गुजर गई हैं ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की, अमेरिका और हम्म। कनाडा में, शायद कुछ यानी कोई 5%
10% यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जिनके एडमिशन्स अभी तक ओपन होंगे, या फरवरी की मेरा ख्याल है कि 10-15 तारीख तक ओपन रहेंगे, वरना डेडलाइन गुजर गई है। तो दिस इज द राइट टाइम कि आप आज से एडमिशन एप्लीकेशन की तैयारी शुरू करें और पूरा साल करते रहें। इसमें खुद को एजुकेट करते रहें, रिसर्च करते रहें, प्ले विद द वेबसाइट्स, एडमिशन पेजेस। और इस तैयारी में हमारा पहला स्टेप है कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करनी है, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट, यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है। यानी आप कोई मेरा ख्याल है 100 यूनिवर्सिटीज के एडमिशन पेज पे जाएंगे अपने डिपार्टमेंट के, तो उसमें से हो सकता है कि आपको 50 लगेंगी कि नहीं ये मेरे से रेलेवेंट है। तो चीजें ऐसी छोटी छोटी होती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर सकता, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, यहाँ पे एडमिशन नहीं। बास जगहों पे मसलन जो एक्सेप्टेंस रेट है वो लेस देन 1% होता है। सही, यानी 100 लोगों में से एक को एडमिशन मिलता है, या इससे भी कम, यानी 200 में से हो सकता है एक बंदे को एडमिशन मिल रहा हो। तो वहां पे आपको जाहिर है खुद को वे करना होता है, रियलिस्टिकली करना होता है, अपनी हर चीज को दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करनी चाहिए कि जो आपको एडमिशन दे रहे हैं वो कैसे देंगे। तो इसलिए आपको बेसिकली लाइक यू आर सेलिंग योरसेल्फ आउट, आप अपनी मार्केटिंग कर रही हैं जी कि हाउ ब्राइट आई एम, दैट हाउ लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ शाइनी ऑब्जेक्ट आई कैन बी इन योर ऑफिस, वो वाली चीज हो जाएगी। और जितना आप ज्यादा शाइन करेंगे उतना आपके लिए आसानी हो जाएगी अट्रैक्ट करने के लिए। तो उसमें वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो दैट्स द मैटर फॉर दैट केम इनटू माय माइंड। हाँ, आपके पास जो एक साल का वक्त है ना, ये तैयारी पे आपको लगाना चाहिए। आपका सीवी पॉलिश्ड होना चाहिए, आपका राइटिंग सैंपल पॉलिश्ड होना चाहिए, आपकी एसओपी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक प्रोफेसर को 100 में से एक को एडमिशन देना है तो वो एक एक्सेप्शनल हो ना, कि आपकी कोई ऐसी चीज हो जो भूले नहीं, जो डिफरेंट हो। और उसमें जाहिर है कि आप अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी प्रूव कर रहे होते हैं, स्कॉलरली जो आपका वो है एप्टीट्यूड है या रेडीनेस है वो भी आपको शो करनी होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो और अमेरिका की एक अच्छी बात यह है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की कि ज्यादातर जो है वो अमेरिकन के लिए भी वही है जो इंटरनेशनल के लिए। अमूमन तो फी भी सेम होती है, यानी एडमिशन फी। बाद में तो फुली फंडेड प्रोग्राम्स की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो वो तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो आपको सेम ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन इवन एडमिशन फी भी सेम होती है, और उनके लिए ये भी नहीं है, बल्कि ज्यादा डाइवर्सिटी के लिए ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं एडमिशन इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को। लेकिन यह है कि इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को एट पार यानी compete करना पड़ता है विद द अमेरिकन कैंडिडेट्स एज वेल। कहीं भी आप करना चाहते हैं ना, तो वो आपको इतना उससे फायदा हो रहा होता है क्योंकि उसमें यानी आपके लिए इंसेंटिव इतना बड़ा है कि अगर आप पीएचडी के एडमिशन के लिए आ रहे हैं तो 5 साल आप है तो ग्रेड स्कूल में। अमेरिकन हिसाब से कम है पैसे, $1300-1500, $1800, तो बहुत ज्यादा नहीं होते। लेकिन उससे आपकी लिविंग कॉस्ट निकल रही है, आप रेंट भी दे रहे हैं, आपका खाना पीना भी उसी में हो रहा है, ट्रैवल भी हो रहा है। तो और साथ में आपकी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से डिग्री आ रही है, इसलिए उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। ये ऐसे है जैसे आप सीएसएस की तैयारी करते हैं, आप 2 साल बैठ जाते हैं ना, आप जाते हैं अकेडमीज में जाते हैं, या आप मेडिकल की तैयारी करते हैं एफएससी में, आप ट्यूशंस भी पढ़ रहे हैं, आपके घर वाले इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आप पे कि आपकी अर्ली वो सक्सेस के चांस होते हैं कि आप डॉक्टर बन जाते हैं, फिर कमाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से आप सीएसएस कर लेते हैं तो भी एक जाहिर है कि एक अच्छी जॉब मिल जाती है। तो यही है आपकी उसके लिए भी पीएचडी एडमिशन के लिए भी, कि ये उनसे मेरा ख्याल है कि अगर बेहतर नहीं है तो बुरा भी नहीं है कि आपको बेहतरीन लाइफस्टाइल मिलता है 4-5 साल के लिए, या अगर आप एमए में है तो 2 साल के लिए, और साथ में हर आपको फील्ड के अपने पर्क्स हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो अब चूंकि हम ये बात कर ही रहे हैं एडमिशन की, तो डू यू वांट टू टेल लाइक आप कुछ बताना चाहेंगे एडमिशन फीस से रिलेटेड, लाइक डज इट वेरी, और क्या इसका सिस्टम होता है? जी 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 जी। अच्छा, ये भी एक अगेन उसी से मुतालिक बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि एक साल आपको क्यों चाहिए तैयारी के लिए। तो अगर आप मसलन प्लान करते हैं कि आपने 20 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करना है, तो 20 जगहों पे अप्लाई करने के लिए डेफिनेटली आपको फिर फी चाहिए, उसकी एडमिशन फी क्योंकि होती है। यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो कम है, $30 होती है कुछ जगहों पे, कुछ पे $50 होती है, और ये $100 तक, या कुछ जगहों पे उससे भी थोड़ी सी ज्यादा फी होती है। $120 मैक्सिमम। हाँ, 120 मैक्सिमम होता है। अगेन कैनेडियन नहीं मैं बात कर रहा, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, और अमेरिकन डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ऑन एवरेज आपको $60-70 पर यूनिवर्सिटी आपको फी पे करनी होगी, एडमिशन फी। ठीक है, सही। तो अब अगर आप
10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे अमेरिका में तो लोग 20-20 जगहों पे भी अप्लाई करते हैं, 25-25 पे, क्योंकि पता नहीं होता। अगेन इसमें टेस्ट का भी फर्क होता है, कि मसलन ये है कि आपका जो राइटिंग सैंपल है वो हो सकता है कि किसी एक प्रोफेसर को सिर्फ पसंद है और किसी एक जगह पे आए, तो इसलिए ये डिफरेंस भी होता है। दूसरी बात ये कि डाइवर्सिटी की बात होती है, यानी पता नहीं है ना कि एडमिशन कमेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। मसलन सही। ये है कि अगर पिछले 5 सालों से किसी पाकिस्तानी को उन्होंने एडमिशन नहीं दिया, साउथ एशियन को एडमिशन नहीं दिया, या इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दिया, किसी भी वजह से कोई कॉम्पिटेंट स्टूडेंट ही नहीं आया, तो अब हो सकता है कि वो चाह रहे हों कि एक पाकिस्तानी वुमन रिमोट एरिया से देना चाहिए, कि डाइवर्सिटी का तकाजा है, मतलब ये है कि तो हो सकता है इस बुनियाद पे आपको थोड़ा सा एज मिल जाए। अमूमन जाहिर है वो कहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, आप मर्द हैं, औरत हैं, आप इंटरनेशनल हैं, लोकल हैं, रिमोट एरिया से हैं, अर्बन उससे हैं, नहीं करते। लेकिन बहरहाल कुछ जगहों पे इनकरेज किया जाता है कि ऐसी जगहों से, तो वो हो सकता है कि इस वजह से, तो इसलिए ज्यादा जो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो आप एक तरह से सेफ साइड पे होते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन के। लेकिन अगर आपका वही बात है कि राइटिंग सैंपल, आपकी एसओपी, आपके लेटर्स, आपकी सीवी, आपका सीवी, ये सारी चीजें अच्छे नहीं है, पॉलिश नहीं है, तो फिर तो आप 50 जगहों पे भी अप्लाई करें तो हो सकता है कि आपको एडमिशन ना मिले, क्योंकि अगेन सही। बहरहाल एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स तो हर जगह पे होते हैं। लेकिन अगर आपने 20 जगहों पे अप्लाई किया है तो आपको $1,000 चाहिए, 2 लाख रुपया चाहिए। अगर आपने 10 सही। जगहों पे अप्लाई करना है तो आपको हो सकता है 1 लाख रुपया चाहिए हो, तो वो भी आपने इकट्ठा करना होता है ओवर द टाइम जो आपका प्रेपरेशन पे लगता है। तो अगर आप यानी तैयार हो रहे हैं अगले साल, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, दिसंबर में अमूमन डेडलाइंस होती हैं, 1 दिसंबर, कुछ जगहों पे पंद्रह नवंबर में दिसंबर ओपन होती है, यूजुअली हाँ, नवंबर में open होती है नवंबर हर। में ओपन हो जाती हैं। और तो अगर आपने नवंबर में एप्लीकेशन सबमिट करवानी है तो आपके पास इस वक्त तकरीबन 11 महीने हैं, तो या 10 महीने हैं, तो आप इन 10 महीनों में तैयारी शुरू कर दें, तो उस तैयारी में पैसे भी हैं, तो एडमिशन फी भी तैयार हो आई तो। एक्चुअली लाइक द आइडिया, वो जो आपने बताया कि एक स्प्रेडशीट बना लें एक्सेल के ऊपर या जैसे भी कन्वीनियंट है, और उसके बाद आप जी, लिखें, तो आई थिंक उसमें एक बॉक्स एडमिशन फीस का भी बना लें, सो अच्छा, लाइक इसमें वी एक कैन। चीज मैं मिस कर गया, बिल्कुल बनाना चाहिए, एडमिशन फी भी उसमें होना चाहिए। हम्म। जो एक चीज मैंने मेंशन नहीं की, एक तो ये है कि बाज़ औक़ात इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए फी ज्यादा होती है थोड़ी सी, हम्म। कुछ जगहों पे फी वेवर्स भी मिलते हैं, अगर आप डिजर्व करते हैं ना, आप अगर इकोनॉमिकली प्रेस्ड हैं, अगर हम्म। आप नहीं पे कर सकते तो आपसे वो 2-4 चीजें मांगते हैं, बैंक अकाउंट, तो उसमें देखते हैं कि आपके पास अगर प्रूफ बैंक ऑफ। में कुछ नहीं बढ़ा हो, हाँ। तो अगर कुछ केसेस में तो वो भी जरूर चेक करें कि फी वेवर मिल रहा है, तो उसके लिए सही। अप्लाई करके देखें। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी इंडियन बच्चे उस फी वेवर में डिजर्व करते होते हैं, और उनको मिल भी जाता है, तो मैंने बहुत सारी सही। केसेस में लोगों से ये सुना है। एक चीज ये है, दूसरा ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं जहां पे पहला राउंड जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो वो ये कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स फलां फलां चीजें हमें भेजें, हम आपको देखेंगे, अगर आप यानी एलिजिबल हैं, या मिनिमम क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, या आप में हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, यानी आप वेटिंग लिस्ट में आते हैं, हम्म। तो हम आपको कहेंगे कि आप फी पे करें। तो तो ऐसी यूनिवर्सिटियों में जरूर अप्लाई करें जहां पे फी वेवर मिल रहा है, ऐसी जगहों पे यहाँ जरूर अप्लाई करें जहाँ पे पहला राउंड जो है वो फ्री है, लेकिन ये कम होती है, ठीक है। हम्म। ज्यादातर जगहों पे आपको फी चाहिए होगी, तो 1 लाख रुपया साइड पे आपको करना होगा ओवर नेक्स्ट सही। 1 मंथ, 1 ईयर। सही। मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 2 लाख, बिकॉज इज हाँ, वेरिंग फ्रॉम डिपेंड्स कि यूनिवर्सिटी टू आप यूनिवर्सिटी। कितनी जगहों पे अप्लाई कर रहे हो वगैरह।